हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मिस्र सभ्यता के बारे में। और ये चैप्टर है, मैंने अमर फारूकी की बुक है अर्ली सोशल फॉर्मेशन, उसमें से लिया है मैंने। इसका चैप्टर नंबर 5 है। इसमें आज हम लोग सारे पॉइंट्स के बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको मिस्र सभ्यता की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। देखिए, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे मिस्र सभ्यता का। उसके बारे में हम उसकी भौगोलिक विशेषताएं देखेंगे, यानी कि मिस्र जो सभ्यता थी, इसकी ज्योग्राफी क्या थी, इसके आसपास का क्षेत्र कैसा था, इसकी भूमि कैसी थी, इन सब के बारे में जानेंगे। इसकी जलवायु कैसी थी। उसके बाद में हम देखेंगे कि जब मिस्र सभ्यता अस्तित्व में आती है तो वहाँ पे शासन व्यवस्था कैसी थी, क्योंकि शुरुआत में वहाँ पे राजवंश कोई नहीं आया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर राजाओं ने वहाँ पे अपना शासन स्थापित किया। तो उसके बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि राजवंशों का वहाँ पे शासन कैसा था, जो वहाँ पे राज्य था वो किस तरह से वहाँ पे वर्क करता था। और वहाँ का हम समाज देखेंगे, अर्थव्यवस्था देखेंगे, और उसका धर्म कैसा था ये भी देखेंगे। और यहाँ पे लोगों की शिक्षा कैसी थी इसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पे जो मोस्ट जो पॉपुलर चीज़ है पिरामिड, इसके बारे में भी हम लोग इसमें देखेंगे। पिरामिड के बारे में आपने भी बहुत इसमें सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं इजिप्ट के पिरामिड। तो चलिए, समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। तो देखिए, सुमेर सभ्यता की खोज होने से पहले मिस्री सभ्यता जो थी प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती थी। यानी कि जब तक सुमेरियाई सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले ऐसा ही माना जाता था कि मिस्र सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। तो ये जो मिस्री सभ्यता थी, इसकी जो विशेषताएं हैं वो 3000 साल तक टिकी रहीं। तो ये जो मिस्री सभ्यता की विशेषताएं हैं वो यूनान जब आता है, ग्रीस जब आता है, उसमें भी ये टिकी रहती हैं। और यहाँ पे जब रोमन एम्पायर आता है तब भी ये परंपराएं जो थी यहाँ पे चलती रहती हैं। तो यहाँ पे जो यहूदी, ईसाई और इस्लामी धर्म ग्रंथ हैं, उसमें मिस्र और वहाँ के राजाओं की सारी चर्चा की गई है। वहाँ से हमें ये डेटा मिलता है। तो मिस्र के जो अति विशाल अवशेष हैं वो पिरामिड हैं। यानी मिस्र के जो सबसे ज़्यादा हमारे पास अवशेष हैं वो पिरामिड के तौर पे ही मिलते हैं, क्योंकि पिरामिड ही हैं जो अभी तक अस्तित्व में बने हुए हैं। माना जाता है कि मिस्र सभ्यता में नवपाषाण काल जो था उसकी शुरुआत देर से हुई। लेकिन अगर हम इसको सुमेरियाई सभ्यता से तुलना करते हैं तो मिस्र सभ्यता के अंतर्गत जो शहरी क्रांति थी, सभ्यता और शहरी क्रांति जो थी, वो सुमेरिया की सभ्यता में बहुत ही तेज रफ्तार से हुई। और करीब 5000 साल पहले राजनीतिक रूप से मिस्र एकीकृत हो चुका था। लेकिन जो मिस्र की राज सूचियाँ हैं वो करीब 3100 ईसा पूर्व की हैं, जो हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। तो चलिए, अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि इसका भौगोलिक क्षेत्र कैसा था। तो मिस्र का जो ज़्यादातर हिस्सा था वो शुष्क और बंजर था, और यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती थी। और उसका जो पश्चिम हिस्सा था वो एक विशाल रेगिस्तान का हिस्सा था। देखिए, यहाँ पे पश्चिम हिस्सा जो है वो तो पूरा रेगिस्तान है, लेकिन जो लाल सागर से लेकर नील नदी तक का मिस्र का जो पूर्वी हिस्सा है वो भी यहाँ पे पूरा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। क्षेत्र में कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनको वहाँ पे पूर्वी रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। मिस्र में देखिए, जो इतिहासकारों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, माना जाता है कि नील नदी ही एक उसमें प्रमुख कारण थी जिसके कारण मिस्री सभ्यता अस्तित्व में आ पाई। तो मिस्र में ही नील नदी बहती है। नील नदी दक्षिण से पूरब तक मिस्र की पूरी लंबाई में बहती है, यानी कि साउथ से स्टार्ट होती है और पूरब तक पूरा जाती है नील नदी। यानी कि दक्षिण मिस्र से लेकर के पूर्वी मिस्र तक जो भी लंबाई है उसमें नील नदी है वो बहती है। जो नील नदी का पानी है वो भूमध्य सागर में गिर जाता है। नील नदी एक जो है घाटी से होकर बहती है। देखिए, हो सकता है कि आपको ऐसा समझ ना आ रहा हो, लेकिन आपको जो मैं डेटा दे रहा हूँ, आप एक बार गूगल पे जाइएगा और वहाँ पे मिस्र सभ्यता का एक बार मैप सर्च कीजिएगा। तो ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको वहीं पे तुरंत ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे नील नदी जो है वो एक घाटी से होकर बहती है। घाटी है जो खड़ी चट्टानों, रेगिस्तानों से घिरी हुई है। और हम आगे चल के देखेंगे लोगों ने यहाँ पे कैसे घाटी में रहना यहाँ पे स्टार्ट किया था और उनकी जीवनचर्या कैसी थी। ये सारी चीज़ें भी हमें आगे देखने को मिलेंगी। तो जो नील नदी घाटी का जो क्षेत्र था मिस्र का, ये सबसे ज़्यादा उर्वरक क्षेत्र था। यहाँ पे खेती जो थी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से हो सकती थी, उपजाऊ ज़मीन थी यहाँ पे। नील नदी में हर साल आने वाली जो बाढ़ थी इस शुष्क और बंजर देश में सिंचाई का नायाब अवसर देती थी। मतलब कि यहाँ पे क्या था कि नील नदी में हर साल यहाँ पे बाढ़ आती थी, जिसके कारण क्या होता था कि जो शुष्क और बंजर क्षेत्र था वहाँ पे पानी पूरा फैल जाता था, जिसकी वजह से क्या था वहाँ पे सिंचाई के जो थे अवसर मिल जाते थे और खेती लोगों को करने में आसानी होती थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नील नदी जो है वो घाटी के उत्तरी छोर पर एक डेल्टा का निर्माण करती है, और यह डेल्टा जो क्षेत्र है वो आमतौर पर निम्न मिस्र कहलाता है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो मिस्र को हम पढ़ेंगे तो उत्तरी जो छोर है उसको हम निम्न मिस्र के नाम से जानते हैं, और जो दक्षिणी छोर है उसको हम ऊपरी मिस्र के नाम से भी
जानते हैं। देश के दक्षिण हिस्से को ऊपरी मिस्र कहते हैं। ऊपरी मिस्र में नील नदी चट्टानों के बीच जो दरार है उनसे होकर के गुजरती है। इस तरह जो हम देखेंगे तो मिस्र को जो है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है इसमें पश्चिमी रेगिस्तान, और दूसरा है नील घाटी, और तीसरा है इसमें पूर्वी रेगिस्तान। इन 3 भागों में इसको बांटा जाता है। नील घाटी जो थी वह मुख्य थी इसमें, यहीं पे जो थी सबसे ज़्यादा आबादी केंद्रित थी, यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग रहते थे। और जो नील घाटी है इसको यहाँ पे 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है, डेल्टा या निम्न मिस्र, और दूसरा जो है ऊपरी मिस्र। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो हम मिस्र को जानेंगे तो उत्तरी मिस्र को यहाँ पे निम्न मिस्र कहा जाता है, दक्षिणी मिस्र को यहाँ पे ऊपरी मिस्र के नाम से जाना जाता है, और जो मिस्र का दक्षिणी हिस्सा है इसको नूबिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि राजवंश आने से पहले मिस्र का इतिहास कैसा था, मिस्र कैसा था। तो पहले यहाँ पे समझा जाता था, ये माना जाता था कि जो मिस्री नवपाषाण का उद्भव है वो नील नदी में हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे मिस्री सभ्यता का यहाँ पे जो मिस्री सभ्यता की शुरुआत है वो नील नदी में ना होकर के पश्चिमी रेगिस्तान में होती है। तो पर्यावरणीय इतिहास के संदर्भ में ये इतिहासकार आते हैं कार्ल बुच्चर। इन्होंने अपनी एक कृति लिखी है, बुक लिखी है, जिसका नाम है अर्ली हाइड्रोलिक सिविलाइजेशन इन इजिप्ट। इसमें इन्होंने कुछ तब्दीलियों के बारे में बताया है जो पूर्व नूतनतम युग में उस क्षेत्र में घट रही थी। तो ये जो इतिहासकार इन्होंने अपनी इस बुक में सारी डिटेल्स मेंशन की हैं कि कैसे उस समय जो घाटी थी वहाँ पे लोग रह रहे थे, वहाँ पे किस तरह का वातावरण था, सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपनी इस बुक में भी लिखी हैं। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो शुरू में देखिए खूब यहाँ पे वर्षा हुई 9200 ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में जब 5000 ईसा पूर्व तक का जब समय आया तब यहाँ पे थोड़ा सूखा पड़ा और एक दौर चला, और तभी हम देखते हैं कि 5000 ईसा पूर्व से जो मिस्री इतिहास है वो स्टार्ट होता है। 5000 ईसा पूर्व तक सूखा का दौर चला, फिर कुछ उतार चढ़ाव हुए इसी क्रम में, और 2400 ईसा पूर्व तक आते आते वहाँ पे शुष्क परिस्थितियाँ स्थापित हो गईं और मनुष्य के रहने लायक वहाँ पे जगह हो चुकी थी उस समय तक। हस्सान ये एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने अनुसंधान में दिखाया कि पश्चिम रेगिस्तान में वहाँ पे उस समय ज़्यादा पानी था, और उस दौरान नील नदी में खूब बाढ़ आती थी। घाटी में बाढ़ से वहाँ रह रहे जनसमूह जो थे वो पश्चिम रेगिस्तान की ओर गए, और इन्होंने वहाँ पे शुरुआत में वहाँ पे शिकार किया, खाद्य संग्रह किया, और इसी पर आधारित एक अर्थव्यवस्था का यहाँ पे निर्माण किया, और इसी से ही अपना वो लोग यहाँ पे जीवन निर्वाह कर रहे थे। धीरे धीरे हम देखेंगे कि जैसे ये पश्चिम रेगिस्तान में जब गए तो वहाँ पे इन लोगों ने खेती भी स्टार्ट कर दी थी, और वहाँ पे पशुपालन भी चलता था, और ऐसे ही करके इन्होंने फिर अपना जीवन निर्वाह किया था। पश्चिमी रेगिस्तान के शिकारी संग्राहक जो समुदाय थे, इन्होंने यहाँ पे जंगली अनाजों की खेती की, और यहाँ पे जो कुछ जानवर थे उनको यहाँ पे पालतू बनाने का भी प्रयास किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कृषि की जो शुरुआत है वो 7000 और 6500 बीपी के बीच में निचले मिस्र में नवपाषाणी अर्थव्यवस्था जो थी उस समय विकसित हो चुकी थी। यानी 7000 से 6500 बीपी के बीच में जहाँ पे जो निचला मिस्र था वहाँ पे जो नवपाषाणी अर्थव्यवस्था थी वो वहाँ पे विकसित हो चुकी थी कृषि के आधार पे, मतलब वहाँ पे कृषि हो रही थी नवपाषाण के टाइम पे। धीरे धीरे जब मिस्र आता है तो उसमें भी इसी तरह से ही कृषि होने लगती है। तो यहाँ पे देखिए कृषि की जो शुरुआत है वो 7000 से 6500 बीपी के बीच में हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, उस समय यहाँ पे मिस्री सभ्यता नहीं थी। उस टाइम जो नॉर्थ वाला जो हिस्सा था मिस्र का, वहाँ पर जो था नवपाषाण काल चल रहा था उस समय, और नवपाषाण काल के दौरान ही यहाँ पे कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था थी वो यहाँ पे विकसित हो चुकी थी। और अगर हम लोग निचले मिस्र में देखते हैं तो जो प्राचीनतम जो नवपाषाणी स्थल जो मिला है वो फयूम और मेरिमदे, इन 2 नाम से यहाँ पे जो है वो स्थल यहाँ पे खुदाई के टाइम पे मिलते हैं इतिहासकारों को। और यहाँ पे अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे अगर हम देखते हैं तो दक्षिण मिस्र जो था उसमें नवपाषाणी सभ्यता जो है वो लगभग 6500 बीपी के बाद में शुरू होती है। यानी कि देखा जाए तो उत्तरी मिस्र का जो क्षेत्र था वहाँ पर पहले ही वहाँ पे कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, और दक्षिणी मिस्र में वहाँ पे बाद में वहाँ पे कृषि की शुरुआत हुई थी। फायूम और मेरिमदे में नवपाषाणी बस्तियों के बाद में नील घाटी में सिलसिलेवार एकदम से मतलब 3 नवपाषाणी संस्कृतियाँ जो हैं वो उभर के सामने आती हैं। लोगों ने यहाँ पे खेती करने के लिए नील नदी की जो बाढ़ आया करती थी हर साल, उसका यहाँ पे सहारा लिया था। तो हम इन तीनों संस्कृतियों के बारे में देख लेते हैं। तो पहली जो संस्कृति है वो बद्री है, और ये बद्री नामक जो स्थान है वहाँ पे उसके नाम पे इस संस्कृति का नाम पड़ा है। दूसरा है जो संस्कृति ये अमराई संस्कृति है। तीसरी है जो ये गेरजेई संस्कृति है।
तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले बद्री संस्कृति के बारे में। तो देखिए जो बद्री संस्कृति है वो बद्री स्थल के नाम पे इसका नाम रखा गया है और करीब 4100 ईसा पूर्व से 3600 ईसा पूर्व के बीच में ये जो संस्कृति है बद्री संस्कृति यहाँ पे फली फूली थी। बद्री वासियों ने यहाँ पे जौ उगाए, गेहूँ उगाए, इन सब की उपजें की। इन्होंने भेड़ बकरियाँ और मवेशियों को यहाँ पे पालतू बनाया। इस काल में इन्होंने मृदभांड भी बनाए थे, नील नदी की बाढ़ से सिंचाई की। अब जो लोग थे खाद्य संग्रह और शिकार जो था वो एक हद तक यहाँ पे इन्होंने बहुत कम कर दिया था, क्योंकि ये लोग जैसे खेती किसानी करने लगे थे, लेकिन इन्होंने इसे ख़त्म नहीं किया। खाद्य संग्रह ये अब भी कर रहे थे, शिकार भी कर रहे थे और ये जानवरों को यहाँ पे पालतू भी बना रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अमराई संस्कृति के बारे में। ये जो अमराई संस्कृति है ये तकरीबन 3800 से 3500 ईसा पूर्व के बीच में फली फूली। अमराई संस्कृति जो है ये अल और अमरा इन दोनों नाम से मिलकर के बनी है। और जो बद्री संस्कृति है ये भी उससे मिलती जुलती संस्कृति है, यानी कि यहाँ पे भी लोग जो थे वो नील नदी की जो बाढ़ थी उसका सहारा लेकर के वहाँ पे खेतों की सिंचाई कर रहे थे, खेती कर रहे थे। और यहाँ पे फ़र्क इतना था कि ये लोग जो था थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से इसे करने लगे थे। पहले के मुकाबले इन्होंने उसे थोड़ा उसमें सुधार किया था खेती किसानी करने के लिए सिंचाई के माध्यमों में। पूरी घाटी में नवपाषाणीय बस्तियों की जो तादाद थी वो बढ़ते ही जा रही थी। ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि अमराई संस्कृति जो थी उसमें तांबे का भी इस्तेमाल किया गया था लोगों द्वारा। हम लोग बात कर लेते हैं गिरजी संस्कृति के बारे में। गिरजी संस्कृति है जो ये अल और गिरजे नाम के दो शब्दों के मेल से बना है गिरजी संस्कृति का नाम। और इस दौरान जो मिस्रवासी थे इन्होंने बाढ़ के पानी को नियंत्रित करना सीख लिया था और इन्होंने अपनी कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था स्थापित कर ली थी। यानी कि इन्होंने पूरी तरह से इसको जो बाढ़ का पानी था उसको यूटिलाइजेशन सीख लिया था। ये लोग उसका संग्रह करने लगे थे और उसी से ही अपना खेती करने लगे थे। इन्होंने यहाँ पे नहरें खोदना स्टार्ट कर दिया था खेतों की सिंचाई के लिए। और यहाँ पे अधिशेष जो उपज थी, यानी कि ये लोग यहाँ पे अधिशेष उत्पादन भी करने लगे थे। और मिस्र वासियों ने जो यहाँ पे अपनी तकनीक विकसित की थी उससे उन्होंने अपने जीवन निर्वाह की आवश्यकता से 3 गुना खाद्यान्न तक उपज कर लिया था, यानी कि इतना ज़्यादा अधिशेष उत्पादन हो रहा था। और जैसे जैसे गिरजी संस्कृति का अंत आया तो यहाँ पे उस समय तक आबादी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जो कार्ल बुच्चर हैं इनके अनुसार जो 4000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच में जो आबादी उस समय थी वो 3,50,000 से बढ़ करके 8,70,000 तक पहुँच गई थी। गिरजी संस्कृति के लोगों ने यहाँ पे तांबे की वस्तुएं जो थी उनका यूज़ किया था। इनके पास भट्टी भी थी जिसमें 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो तापक्रम है वो ये प्राप्त कर सकते थे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड जो ऐसा एक तापमान होता है जहाँ पर तांबा भी पिघल जाता है। तो इसी से ही हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे तांबे की जो वस्तुएं थी उनका भी इस्तेमाल शुरू होने लगा था। और यही वो समय था जहाँ पर प्रारंभिक जो मिस्री सभ्यता थी उसकी नींव रखी गई। जो इससे पहले की हमने संस्कृतियों की बात की है उस समय वो नवपाषाण काल में ही चल रहा था उनका समय। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब गिरजी संस्कृति का अंत होता है तो यही वो समय था जब यहाँ पे मिस्र की नींव रखी गई, मिस्र सभ्यता यहाँ पे अस्तित्व में आई। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं राजवंशों के शासन के बारे में कि मिस्री सभ्यता के अंतर्गत राजवंश कौन कौन से थे, उन्होंने यहाँ पे कैसे शासन किया था, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 3100 ईसा पूर्व आते आते मिस्र जो था राजशाही वाला एक एकीकृत देश बन गया था तथा राजवंश काल की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी। वहाँ नौकरशाही, योद्धा और पुजारी भी थे। नील घाटी में यहाँ पे अनेक प्रमुख शहरी केंद्र उभर आए थे। लिखने के लिए यहाँ पे एक लिपि का इस्तेमाल होने लगा था और मिस्र में एक वर्ग समाज बन गया था। यहाँ पे मिस्र ने सभ्यता की अनेक विशेषताएं जो थी वो ग्रहण कर ली थी। इस समय तक सभ्यता के मामले में मिस्री समाज ने इतनी तेजी से प्रवेश किया कि कुछ जो विशेषज्ञ हैं, इतिहासकार हैं, इनका कहना है कि कुछ समूहों ने जब वहाँ पे पश्चिम एशिया में मिस्र में प्रवेश किया होगा और वहाँ नए विचार, नई तकनीक जब पहुँचाई होगी तो जिससे क्या हुआ कि सभ्यता की ओर मिस्र के संक्रमण की प्रक्रिया और भी ज़्यादा तेज हो गई। मानेथो के विवरण से उस काल के यानी मिस्र काल के राजनीतिक इतिहास की कुछ जानकारी मिलती है। और ये जो मानेथो है ये मिस्र पर, यानी जब मिस्र का अंत हो चुका था, यूनानी राज आ चुका था, तो यूनानी राज के अंतर्गत ये रहने वाला एक पुजारी था। तो इसने क्या किया था, मिस्र का पूरा इतिहास जो था उसका इसने यहाँ पे ग्रंथ तैयार किया था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मानेथो का मिस्र का इतिहास मिस्र के एकीकरण के करीब 2800 साल के बाद लिखा गया था। मानेथो को प्राचीन ग्रंथों के बारे में
ज्ञान था थोड़ा सा, और इसी के आधार पे इसने अपने ग्रंथ को तैयार किया, जिसमें इसने मिस्र की सभ्यता के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी हमें दी है। और मानेथो की जो ढेर सारी बातें हैं उसकी जो पुष्टि है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हो भी जाती है, और अन्य स्रोत भी हैं जो उनके आधार पर भी जो मानेथो के ग्रंथ है उसकी पुष्टि हो जाती है कि हाँ, उसमें सारी जो बातें लिखी हैं वो सही लिखी हुई हैं। मानेथो ने मिस्री के एकीकरण से लेकर के सिकंदर की जीत तक का जो पूरा इतिहास था वहाँ पे राज करने वाले 31 राज्यों की सूचीबद्ध किया है। 31 राज्यों की वहाँ पे सूची इसने पूरी बनाई है। उसने राजवंशों का वर्गीकरण अनेक कालों में किया है, जैसे पुरानी बादशाहत, मध्य बादशाहत और नई बादशाहत। और हम इस काल को जो पहला मध्यवर्ती काल और दूसरा मध्यवर्ती काल इसके रूप में यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रारंभिक राजवंशी काल के दौरान मिस्र पर पहले और दूसरे राजवंश, यानी जो पहला राजवंश आया और उसके बाद दूसरा राजवंश आया, इन्होंने 3100 से लेकर 2686 ईसा पूर्व तक यहाँ पे राज किया। प्रारंभिक जो सबसे शुरुआत में, यानी कि जो सबसे पहले यहाँ पे जो दो राजवंश आए थे वो 3100 से लेकर 2686 ईसा पूर्व तक यहाँ पे टिके रहे, इन्होंने यहाँ पे राज किया अपना। उसके बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं पुरानी बादशाहत के बारे में, यानी कि पुरानी बादशाहत का जो समय था वो तीसरे राजवंश से लेकर के छठे राजवंश के बीच में था। और इसका अगर हम देखते हैं तो 2686 से लेकर 2161 ईसा पूर्व के बीच का ये दौर आया था। और इसके बाद में जो है वो यहाँ पे मध्यवर्ती काल आता है, यानी कि जब पुरानी बादशाहत जब यहाँ पे ख़त्म होती है उसके बाद यहाँ पे मध्यवर्ती काल स्टार्ट होता है। और जो पहला मध्यवर्ती काल था ये करीब 2181 से 2133 ईसा पूर्व में था। और यहाँ पे जो था 7वें से 10वें राजवंश का जिक्र देखने को मिलता है, यानी कि 2181 से लेकर 2133 ईसा पूर्व तक 4 राजवंशों ने यहाँ पे राज किया था, यानी 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। और जब यहाँ पे 11वां राजवंश आता है तो यहाँ पे एक नया दौर स्टार्ट हो जाता है, और 11वें राजवंश से ही जो मध्य बादशाहत है उसका यहाँ पे टाइम पीरियड शुरू हो जाता है, और ये 2133 से 1786 ईसा पूर्व तक रहता है मध्य बादशाहत का काल। और यहाँ पे 11वां और 12वें राजवंश ने यहाँ पे इस समय शासन किया था। अब यहाँ पे आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, देखिए यहाँ पे मध्य बादशाहत और वो मध्यवर्ती काल ये दोनों अलग हैं, यानी कि जो 7वां राजवंश था वहाँ से ही पहला मध्यवर्ती काल शुरू हो गया था, और मध्य बादशाहत में जब 1786 ईसा पूर्व में 12वां राजवंश का जब अंत होता है इस समय तक यहाँ पे पहला मध्यवर्ती काल चलता है। अब जब 12वां राजवंश आता है उसके बाद में यहाँ पे दूसरा मध्यवर्ती काल स्टार्ट हो जाता है, और ये करीब 1786 से 1567 ईसा पूर्व तक रहता है, जिसके तहत 13वें से 17वें राजवंश आते हैं। हमने ये देखा कि 13वें से 17वें राजवंश ने यहाँ पे अपना राज किया। उसके बाद में नई बादशाहत जो है वो मध्यवर्ती काल में देखने को मिलती है, ये लेकिन जो देखने को मिलती है यहाँ पे 18वें से 20वें राजवंश के दौर में देखने को मिलती है। और अगर यहाँ की हम टाइम की बात करें तो करीब 1567 से लेकर 1080 ईसा पूर्व के बीच में 18वें से 20वें राजवंश ने यहाँ पे अपना राज किया था। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं राजत्व और राज्य के बारे में। यहाँ पे देखिए मानेथो ने राजवंशों के एकान्विक राज्यारोहण दर्ज किए हैं, यानी कि इसने ऐसा बताया है कि पूरे मिस्र के अंतर्गत एक टाइम पे एक राजा ही राज कर रहा था, लेकिन कुछ यहाँ पे समय ऐसा भी था, ऐसा भी दौर यहाँ पे संभव था जब मिस्र में विभिन्न हिस्सों पर अलग अलग राजवंश एक ही समय पर राज कर रहे थे। पुरातात्विक खुदाई से नारमेर नामक एक राजा से जुड़े यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं जिसने मिस्र के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे पास जो यहाँ पे अभी इतिहास मौजूद है उसके अंतर्गत राजवंश जो पहला राजवंश था उसका कोई भी विवरण अभी बचा नहीं है, लेकिन इतना यहाँ पे पता है कि पहले जो 2 राजवंश थे वो ऊपरी मिस्र के थिनिश शहर से आए थे, इसीलिए वे थिनिशी राजवंश भी कहलाते हैं। पहले राजवंश ने जो ऊपरी और निचले मिस्र का एकीकरण किया था, एकीकरण के बाद में एकीकरण के प्रतीक के रूप में यहाँ के जो राजा थे उन्होंने 2-2 ताज पहना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे 2 ताज पहनते थे, सफ़ेद ताज और लाल ताज। और सफ़ेद ताज जो था वो ऊपरी मिस्र के लिए और जो लाल ताज था वो निचले मिस्र के लिए यहाँ पे दर्शाया करता था। राजा सर्वशक्तिमान सम्राट फ़ैरो होते थे, यानी राजा जो था उनके लिए यहाँ पे फ़ैरो शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो फ़ैरो शब्द है ये प्राचीन मिस्री शब्द पेर ओ का हिब्रू रूप है जिसका अर्थ होता है विशाल घर, यानी कि महल का ये संकेत करता है राजा के स्थान पे, इसीलिए यहाँ पे फ़ैरो का यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो राजवंश काल के पहले से ही राज्य निर्माण जो था यहाँ पे चल रहा था पहले से ही।
नील घाटी में जो अनेक छोटे मोटे राज्य थे वो उभर चुके थे और इन पर जो था सरदारों का यहाँ पे राज था। यानी कि यहाँ पे कोई राजा नहीं आया था, सिर्फ वहाँ पे सरदारों का यहाँ पे तब तक के लिए राज हो गया था। धीरे धीरे जैसे जैसे फिर ये जो सरदार थे इन्होंने अपना जो क्षेत्र था वो नियंत्रण में लेना स्टार्ट किया। फिर हम देखते हैं कि जब पहला राजवंश आया फिर उन्होंने क्या किया, सारे जो क्षेत्र थे उनको मिला करके एक कर दिया और अपना राज्य स्थापित किया। तो हम देख लेते हैं सरदारों का यहाँ पे जो राज था, इन्होंने छोटे छोटे भूभागों पर पहले नियंत्रण किया और लघु राज्यों के गठबंधन की प्रक्रिया से उन्हें जीतकर बड़ी क्षेत्रीय इकाइयां वहाँ पे बनाई जो राजनीतिक एकीकरण तक गईं। यूनानी इन इकाइयों को नोम कहते हैं। जब मिस्र के बाद जो यूनान आया था तो वो लोग इन इकाइयों को नोम नाम से पुकारते थे। राजवंश काल में नोम स्थिर इकाइयां थी जिनका सुस्पष्ट क्षेत्र था। नोम के अपने प्रतीक चिन्ह थे। संबंधित नोम से बसे प्रभुत्वशाली कबीलों के गण चिन्ह होते थे। इस तरह राजवंश काल के नोम की जड़ें पूर्व लघु राज्यों में भी थीं। कहने का मतलब ये है, जब सरदारों ने यहाँ पे अपनी बड़ी बड़ी जो क्षेत्रीय इकाइयां बना ली थी तो इनमें अपने एक प्रतीक चिन्ह दे दिए थे और जो चिन्ह होते थे वो नोम के प्रतीक होते थे, यानी क्षेत्रीय इकाई के अपने प्रतीक होते थे। यही जो क्षेत्रीय इकाइयां थी ये धीरे धीरे आगे चल करके जब यहाँ पे राजवंश की स्थापना होती है तो इन सबका एकीकरण हो जाता है। ऊपरी और निचले मिस्र के विलय से पहले ऊपरी मिस्र का राजनीतिक एकीकरण हो चुका था। ऊपरी मिस्र के नेखेन में खुदाई के अति विशाल स्थापत्य वाला एक प्राचीनतम स्थल उजागर किया गया है और जो यूनानी लोग हैं उस नगर को हायराकोनपोलिस के नाम से पुकारते हैं और हायराकोनपोलिस का जो मतलब होता है बाज का शहर, इस नाम से इसको पुकारते हैं। वह राजवंश काल के पूर्व एकीकृत ऊपरी मिस्र की राजधानी हो सकता है। यानी कि जब पूर्व राजवंश का जो काल था उस समय जो था हायराकोनपोलिस जो स्थान था, ऐसा माना जाता है कि वो उस समय की राजधानी था मिस्र की। इसके पहले राजाओं ने ऊपरी और निचले मिस्र के संधि स्थल पर स्थित मोफिस में अपनी राजधानी स्थापित की। मेफिस कई सदियों तक मिस्र की राजधानी बना रहा। अब हम लोग जो बात करते हैं जैसे इजिप्ट के बारे में, इजिप्ट जो शब्द है ये मेफिस के प्राचीन मिस्री नाम हिकुप्तेह से लिया गया है। यानी जो हम इजिप्ट का नाम जो बोलते हैं, प्राचीन मिस्री एक नाम है हिकुप्तेह, इसी को हम इजिप्ट बोलते हैं। उस वक्त तक समूची नील घाटी में अनेक बड़े शहरी केंद्र उभर चुके थे जिसमें कई किलेबंद भी थे। गिरजी संस्कृति जो थी वो पूर्व राजवंश काल के आखिरी दौर में विकसित हुई। ज्यादातर शहरी केंद्र जो थे वो ऊपरी मिस्र में स्थित थे। उनमें हायराकोनपोलिया जिसे नेखेन के नाम से जानते हैं, एविदोस थिनिस के नाम से इसको जाना जाता है, ओबोस ये इसको नकदा के नाम से जाना जाता है, एलकाब और कोफ्तोस ये सारे शामिल हैं। और इनके अलावा फपरी मिस्र में साइस और बुतो भी थे। और जो यहाँ पे फेरो होते थे, जो राजा होते थे, उनके नेतृत्व में जो भी छोटे मोटे जो शासक वर्ग होते थे ये क्या करते थे, अपनी सत्ता को और भी ज़्यादा मजबूत करते जा रहे थे, जिससे देश के विशाल संसाधन जो थे इन्होंने अपना उस पर नियंत्रण जमा लिया। अब तक जो था वो फेरो जो था वो भगवान के रूप में स्थापित हो चुका था। हम आगे देखेंगे जब इसके धर्म के बारे में पढ़ेंगे, मिस्र के धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि फेरो जो थे इन्होंने कैसे अपने आप को भगवान के रूप में यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर दिया था। इसी वजह से जो छोटे मोटे शासक वर्ग थे उन्होंने फेरो के नेतृत्व में आकर के अपनी सत्ता और भी ज़्यादा मजबूत कर ली थी। और हम देखेंगे पुरातन काल में भी जो फेरो थे वो दिव्य पुरुष के रूप में यहाँ पे पेश किए जाने लगे थे। और जब यहाँ पे जब देवी देवताओं की बात आती है तो आप भी समझ सकते हैं कि लोग जो थे उनका बहिष्कार भी नहीं कर सकते थे, ना ही उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठा सकते थे। इसीलिए जो ये शासक वर्ग होते थे ये फेरो की शक्ति का अपने हित के लिए भी कुछ इस्तेमाल करने लगे थे। मिस्र में राजा की तुलना में पुरोहितों की भूमिका जो थी वो आमतौर पर गौण रही थी। मतलब कि राजा की जो तुलना में अगर देखा जाए तो पुरोहितों को इतना ज़्यादा वहाँ पे अधिकार नहीं मिला था। यानी कि राजा जो था वो स्वयं ही यहाँ पे देवता के रूप में पूजा जाता था। पुरानी बादशाहत के दौरान भी जो फेरो थे उनकी उपासना की जाती थी और इन्हीं से जुड़े यहाँ पे कर्म कांड जो थे वो होते थे और धीरे धीरे चल के इनमें इजाफा भी होने लगा था। फेरो ने मिस्री धर्म के एक महत्वपूर्ण जगह बना ली थी मिस्री धर्म में, और अनेक जो मुख्य मिस्री देवी देवता जो थे उनको धीरे धीरे फेरो की उपासना से जोड़ा जाने लगा, जिससे कि वो और ज्यादा शक्तिशाली बनने लग गए थे। अब देखते हैं कि ग्राम परिषदों को पुरानी बादशाहत के दौर में से और मध्य बादशाहत के दौरान केनबेत कहा जाता था। जो ये ग्राम परिषदें होती हैं इनको देखिए अलग अलग नाम से यहाँ पे जाना जाता था। जैसे जब पुरानी बादशाहत का दौर था तो इन्हें शेह के नाम से जाना जाता था, और जब मध्य बादशाहत का जब दौर आता है तो इन्हें उस समय केनवेत के नाम से जाना जाने लगता है। इन परिषदों के सदस्यों को यहाँ पे सारू कहा जाता था, जो स्थानीय प्रतिष्ठित जन और कुछ लिपिक होते थे। यानी कि परिषद में वही सदस्य आ सकते थे जो कुछ पढ़े लिखे हों, कुछ लिपि वगैरह जानते हों, ठीक है, या फिर उनका जो समाज में कोई ऊंचा कद हो, ऐसे लोग ही जो थे वो परिषद में आ सकते थे और इन लोगों को परिषद के अंतर्गत सारू कह के पुकारा जाता था। मिस्र के
से एकीकरण के बाद उन संस्थाओं को ख़त्म नहीं किया गया। जैसे पुरानी बादशाहत के दौरान, मध्य बादशाहत के दौरान ये जो ग्राम परिषदें चल रही थी, तो इन संस्थाओं को उस समय ख़त्म नहीं किया गया। ये परिषद अब भी ग्राम प्रशासन की मदद कर रही थी और ग्रामांचलों में शारू राज्य का मुख्य आधार बन गया था। यानी कि जो राजा था वो तो पूरे मिस्र को देखता था और जो छोटे छोटे इलाके थे, जो छोटे छोटे गांव थे, तो ये जो परिषदें होती थी यही सारा प्रशासन वहाँ पे संभालती थी। हम देखेंगे यहाँ पे मिस्र में जो पुरोहित थे, इनके पास कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक शक्ति मौजूद नहीं थी, फिर भी उन्होंने राजनीतिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और संकट के समय उनका समर्थन जो था वो बहुत ही ज़्यादा बेहद जरूरी हो गया था। हेलियोपोलिस के जो पुरोहित जो थे, उन्होंने राज्य के साथ खुद को जोड़कर अपनी स्थिति जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर ली थी। आतुम रे ये पुरानी बादशाहत के दौर में प्रधान उपासना रही। आतुम रे जो है ये अभी आगे आपको पता लगेगा, जब धर्म के बारे में पढ़ेंगे तभी उसके बारे में पता लगेगा आपकी आतुम रे जो है ये कौन थे। अब हम चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। जब चौथे राजवंश का यहाँ पे अंत हो रहा होता है तभी राजनीतिक संकट आ जाता है और इसका एक लंबा दौर चलता है और फेरो की जो शक्ति थी वो यहाँ पे कमजोर होने लगी। इसी का फायदा उठा करके हेलियोपोलिस के जो पुरोहित थे उन्होंने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बनना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने पांचवें और छठे राजवंश के अंतर्गत अपना प्रभाव अच्छे से बना लिया था। जब छठा राजवंश यहाँ पे पतन होता है उसके साथ ही हम देखते हैं कि जो पुरानी बादशाहत था उसका भी यहाँ पे अंत हो जाता है। जैसे देखिए पुरानी बादशाहत का अंत हुआ, फिर प्रथम मध्यवर्ती काल के यहाँ पे शुरुआत हो जाती है और इसी में केंद्रीकृत जो राज्य थे, राज्य के हाथ से हेलियोपोलिस के पुरोहित और आतुम रे की उपासना को यहाँ पे धक्का लगता है। यानी जब प्रथम मध्यवर्ती काल आता है तो जो पुरोहित होते हैं हेलियोपोलिस के, इनकी जो राजनीतिक सत्ता थी वो कमजोर होने लग गई थी और जो यहाँ का केंद्र था वो कुछ शक्तिशाली नोम की तरफ चला गया, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता का दावा कर दिया और प्रांतीय गवर्नर यहाँ पे मजबूत होते चले गए। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हेलियोपोलिस के जो पुरोहित थे, इनकी जब राजनीतिक सत्ता में पकड़ थोड़ी कमज़ोर हुई, तभी जो नोम थे यानी जो क्षेत्रीय इकाइयाँ थीं वे अपने आप को वहाँ पे स्वतंत्र होने का वहाँ पे दावा करने लगी थी और जो प्रांतीय गवर्नर थे यानी जो क्षेत्र के जो गवर्नर थे उस समय जो, वो यहाँ पे मजबूत स्थिति में आ गए थे। हेराक्लियोपोलिस सत्ता के नए प्रमुख केंद्रों में से एक था। हेराक्लियोपोलिस के उत्थान से नगर का स्थानीय देवता अरसाफेस कुछ समय के लिए मिस्री देवकुल का प्रमुख देवता बन गया। जब 11वें और 12वें राजवंश के अंतर्गत मिस्र को एक बार फिर से एकीकृत किया गया तो आतुम रे की जगह आमोन रे की पूजा यहाँ पे दोबारा से होने लगी। तो ये आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए जैसा भी मैंने पहले आपको बताया कि जो फेरो की यहाँ पे राजनीतिक शक्ति कम हुई तो हेलियोपोलिस के जो पुरोहित थे उन्होंने क्या किया, राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले ली। अब धीरे धीरे जब उनकी राजनीतिक सत्ता वहाँ पे कमज़ोर पड़ी तो जो वहाँ के नोम थे, वहाँ की जो क्षेत्रीय इकाइयाँ थी, उन्होंने अपने हाथ में अपनी सत्ता ले ली। उस समय क्या था कि जो वहाँ पे जो देवता के रूप में अरसाफेस जो था वो कुछ समय के लिए देवकुल का यहाँ पे प्रमुख देवता बन करके उभरा। और जैसे जैसे फिर क्या हुआ, 11वें और 12वें राजवंश का जब यहाँ पे समय आता है और फिर से मिस्र को एक बार एकीकृत किया जाता है, अरसाफेस जब देखिए यहाँ पे देवकुल का प्रमुख देवता बनता है तो यहाँ पे इस समय आतुम रे ये एक देवता है, इनकी यहाँ पे पूजा की जाती थी। अब जब 11वें और 12वें राजवंश का यहाँ पे काल आया और उसी समय जब मिस्र को दोबारा से एकीकृत किया गया तो आतुम रे की जगह पर आमोन रे की यहाँ पे पूजा होने लगी और मध्य बादशाहत काल में राजनीतिक सत्ता का केंद्र जो था वो ऊपरी मिस्र के थेबेस नगर में चला गया। 11वें और 12वें राजवंश के जो शासक थे वो थेबेस के ही थे। गिल ने डैनियल नील नदी की क्षमताओं का जिक्र करते हैं जिसने सभ्यता के लिए संभावनाएं सृजित की और वह कहते हैं कि राजनीतिक एकीकरण से पहले काल में जो मिस्र पहले से ही सभ्यता की ओर अग्रसर था। कहने का मतलब ये है कि ये बताते हैं कि नील नदी की क्षमताएं जो थी यानी कि नील नदी के कारण मिस्र जो था वो पहले से ही सभ्यता की ओर अग्रसर था और जब वहाँ पे एकीकरण हुआ तब वहाँ पे राज्य है जो वो स्थापित हो गया। अब दूसरे इतिहासकार आते हैं बीजी ट्रिगर, ये भी कुछ ऐसी ही राय देते हैं और ये कहते हैं कि गेर्जिया संस्कृति जो थी, बीजी ट्रिगर इनकी भी कुछ ऐसी ही राय है और ये कहते हैं गेर्जियाई जो संस्कृति थी उसकी प्रारंभिक सभ्यता के बीच की धारावाहिक पर ध्यान देते हैं और टिगर भारी प्रभावों को पूरी तरह से नकारते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि जो भारी आगमन के कारण मिस्री सभ्यता तक अंजाम पहुंचे। यानी कि इनका कहना ये है कि जब वहाँ पे पश्चिम एशिया में वहाँ पे लोगों ने जब आना स्टार्ट किया, वहाँ पे नई तकनीक लेकर के आए, नई विचार लेकर के आए, तब वहाँ पे शहरीकरण की प्रक्रिया जो थी वो तेज हो गई। इस बात को ये पूरी तरह से नकारते नहीं हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं कि बाहर से बड़े पैमाने पर लोगों के आगमन से मिस्री सभ्यता जो थी वो अपने अंजाम तक पहुंची है। बुज्जर कहते हैं कि बंजीकरण की तेज होती प्रक्रिया के कारण नील घाटी चारों तरफ से रेगिस्तान से पूरी तरह घिर गई थी
पश्चिम एशिया, नूबिया और सहारा उसके संपर्क खत्म हो गया था। साथ ही घाटी की बंद प्रकृति ने उसे ज़्यादा समरूपता और समृद्धता दी, जिससे ऊपरी और निचले मिस्र के एकीकरण में मदद मिली। तो हुआ देखिए ये था कि जब पूरा शहर जो था यहाँ पे पूरा बंजर होते जा रहा था, लेकिन नील नदी ही ऐसी थी जहाँ पे थोड़ा पानी था और नमी थी, जहाँ खेती की जा सकती थी और यहीं पे लोग रह रहे थे। और यही एक यहाँ पे कारण था जिसके फलस्वरूप ऊपरी और निचले मिस्र में जो एकीकरण हो रहा था उसमें यहाँ पे मदद मिली। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं समाज के बारे में। तो मिस्र का जो समाज था करीब 3200 ईसा पूर्व तक इन्होंने अपनी एक लिपि विकसित कर ली थी और इस लिपि को चित्र लिपि कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पवित्र नक्काशी। यह जो लिपि है 3500 साल तक इस्तेमाल में रही थी। मिस्रवासी इस लिपि के संशोधित रूप का भी इस्तेमाल करते थे, जिसे पुरोहिती लिपि कहते थे। पुरोहिती लिपि जो थी वो चित्र लिपि के ही समान थी, लेकिन उसमें कुछ संकेत जो थे वो सरल थे, थोड़े वे ज़्यादा गोल थे। पुरोहित लिपि रोजमर्रा के इस्तेमालों के लिए उपयुक्त थी। कहने का मतलब है जो चित्र लिपि थी वो थोड़ी सी कठोर थी, जिससे आम लोग वहाँ पे नहीं पढ़ पाते थे और फिर इसी को संशोधित करके थोड़ा सा इसे सरल बनाया गया ताकि आम लोग जो थे वो भी इसको पढ़ सकें और समाज में मेलजोल बढ़ सके। पुरातन मिस्र अत्यंत वर्ग विभाजित समाज था, जिसका शासन फ़ारों के इर्द गिर्द एकत्रित एक छोटे से अभिजात वर्ग के हाथों में होता था। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है कि जो समाज था वो वर्ग विभाजित था, यानी लोग जो थे अलग अलग वर्गों में विभाजित थे और इनके ऊपर अभिजात वर्ग था और जो अभिजात वर्ग था इन वर्गों को यहाँ पे संभालता था और जो अभिजात वर्ग का जो इंसान होता था वो फ़ारों के इर्द गिर्द होता था, यानी कि फ़ारों का कंट्रोल होता था अभिजात वर्ग के ऊपर और अभिजात वर्ग जो था वो लोगों के ऊपर कंट्रोल करता था। ऊपरी और निचले मिस्र के बेशुमार अधिशेष पर शासक वर्ग की पकड़ थी। एक कालखंड में नील घाटी के राजनीतिक एकीकरण ने नील नदी को एकीकृत भंडारण और पुनर्वितरण के लिए अधिशेष के परिवहन का मुख्य राजमार्ग बना दिया था। कहने का मतलब ये है कि जो अभिजात वर्ग था, जो कृषि कर रहे थे, लोग अधिशेष उत्पादन कर रहे थे, इसके ऊपर अभिजात वर्ग ने अपनी पकड़ बना ली थी। और जब यहाँ पे मिस्र का यहाँ पे एकीकरण हो जाता है तब जो नील नदी थी वो यहाँ पे परिवहन का काम कर रही थी, यानी कि जो अधिशेष था इधर उधर ले जाने के लिए वो नील नदी के रास्ते से ही ले जाया करते थे। फ़ारों के नाम पर अधिशेष का एक बहुत बड़ा हिस्सा नजराने के रूप में हड़प लिया जाता था और राज परिवार के सदस्यों, पुरोहित, नौकरशाही और सेना के बीच में बांट दिया जाता था। जैसे कि मैंने बताया अभिजात वर्ग के हाथ में अधिशेष का पूरा कंट्रोल था, तो ये लोगों से नजराने के रूप में मतलब फ़ारों के नाम पर, यानी कि कहते थे कि जो भी आप ये जो नजराना दे रहे हो ये तुम्हारे ईश्वर के पास जा रहा है। ऐसे ये लोग उन लोगों को वहाँ पे उस टाइम बेवकूफ़ बनाते थे और उनसे नजराने के रूप में जो वस्तुएं ले लेते थे, उनका अधिशेष उत्पादन जो होता था वो उसको ले जाते थे। राजवंशों के पहले काल तक सामाजिक स्तरीकरण के साक्ष्य मिले हैं। हायराकोनपोलिस, नक्दा और एबिदोस की कब्रें एक धनाढ्य अभिजात वर्ग भी मौजूदगी जताती है। कुछ मकबरे शासकों और उनके परिवारों के भी थे। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है कि राजवंश का जो पहले का समय था वहाँ पे समाज में स्तरीकरण था, इतना ज्यादा वहाँ पे वर्ग विभाजित समाज नहीं था। यहाँ पे जो ये कब्रें मिली हैं ये इस चीज का संकेत देती हैं कि इस समय यहाँ पे सामाजिक स्तरीकरण था। फ़ारों के अधीन एक लंबा चौड़ा प्रशासनिक ढांचा था जिसमें एक विशाल नौकरशाही थी। नौकरशाही के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक सिंचाई की देखरेख करना था। शुरुआती दौर से ही अजमेर नामक एक अधिकारी था जो सिंचाई का कार्य करता था। समय के साथ उस अधिकारी का महत्व बढ़ता चला गया। फ़ारों के दिन यहाँ पे एक प्रशासनिक जो ढांचा बनाया हुआ था जिसमें नौकरशाही हो रही थी। नौकरशाही में क्या था, सबसे महत्वपूर्ण काम था सिंचाई की देखरेख करना। और शुरुआती दौर में अजमेर, ये देखिए एक उपाधि का नाम बन जाता है आगे चल करके, और यही एक अधिकारी का पद होता था। अजमेर नामक एक पद होता था अधिकारी का जो सिंचाई का कार्य वहाँ पे देखता था। और समय के साथ साथ हम देखेंगे कि अजमेर जो शब्द का इस्तेमाल है वो प्रांतीय गवर्नर जो होते थे उनकी उपाधि के रूप में होने लगा था। नील नदी में आने वाली वार्षिक बाढ़ों पर मिस्री कृषि निर्भरता के लिए प्रशासन की एक शाखा परेमू थी जिसका काम जल स्तर दर्ज करना और उसकी खबर देना था। एक यहाँ पे ऐसी एक प्रशासन की एक शाखा बनाई हुई थी जो जल स्तर के बारे में सारी जानकारी जो थी वो प्रशासन को मुहैया कराती थी। नील नदी में हर वर्ष बाढ़ इथोपियाई पाठर पर होने वाली मानसूनी वर्षा के कारण आती थी, जहां नील नदी की शाखा नील ताना झील से फूटती है, यानी कि इथोपियाई पाठर जो है वहां पर मानसूनी वर्षा आती थी। और यहीं पर क्या होता था कि नील नदी की जो शाखा थी वो एक झील से यहाँ पे मिल जाती थी। और ये जब इन सब यहाँ पे जब पूरा पानी इकट्ठा होता था सारा,
और यही क्या करता था कि फिर बाढ़ का एक कारण बन जाता था। मिस्र में जून से नदी का स्तर बढ़ने लग जाता था और सितंबर तक अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाता था। उसके बाद जल स्तर जो था वो गिरने लगता था। अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे बीज बोते थे ये लोग, जब बाढ़ उतरना शुरू करती थी और खेतों से जो पानी था वो निकलने लगता था, तब ये लोग यहाँ पे बीज बोना स्टार्ट कर देते थे। अगस्त से लेकर जनवरी तक नील नदी का इस्तेमाल जो था वो सिंचाई के लिए किया जाता था। फरवरी तक नदी में इतना पानी जो था वो नहीं रहता था, जल स्तर कम हो जाता था और सिंचाई करना असंभव होता था। और यही जो टाइम था, देखिए जब यहाँ पे हम लोग पिरामिड के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यही समय था जब यहाँ पे लोगों को पिरामिड बनाने के लिए लेके जाया जाता था। यहाँ का जो कृषि चक्र था इसको 3 काल में विभाजित किया गया है। अखेत या बाढ़ वाला समय, उसके बाद पेरेत या अंकुरण वाला समय, चेमू या कटाई वाला। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के बारे में। चौथे राजवंश के बाद में लोगों के दिमाग में बात बैठ गई थी कि फ़ैरो ही देवता है और मिस्री राज्य और शासक वर्ग जो है फ़ैरो की उपासना को स्थापित करने में लग गए। जैसे जो वहाँ पे राजा थे वो अपने आप को जो देवी देवताओं से कंपेयर करके दिखाते थे, तो ये जो अभिजात वर्ग थे इनका खूब सपोर्ट करते थे। शासक वर्ग बेहद शक्तिशाली था और उसकी शक्ति जो थी फ़ैरो की दैवीय स्थिति से थी। ये देखिए जैसा अभी मैंने आपको बताया, सीमांत क्षेत्रों पर दबाव बढ़ रहा था और उसके कारण पर्यावरण का क्षरण हुआ और उत्पादकता गिरी। पुरानी बादशाहत काल तक मिस्री राज्य नौकरशाही का ढांचा वहाँ पर विकसित हो चुका था। इस नौकरशाही ने नजराने वसूले जो ज़्यादातर कृषि से आते थे। इसकी बात हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। नौकरशाही के दौरान लोगों से वहाँ पे कर वसूला जाता था नजराने के रूप में, और यही जो था सबसे बड़ा यहाँ पे अर्थव्यवस्था इनके चलाने का कारण था। अधिशेष का जो उत्पादन हो रहा था उसी से ही जो इनका पूरा राज्य था वो चल रहा था। गेहूँ, जौ और पटसन मुख्य यहाँ पे फसलें थी। इनके अलावा मवेशी पालन, कृषक अर्थव्यवस्था एक अभिन्न हिस्सा यहाँ पे बन चुकी थी। मिस्री किसानों पर एक कर की शक्ल में उनकी उपज वसूली जाती थी। इस कर को मेजेद कहते थे और उसमें अनाज, रोटी, पटसन तथा जानवरों की खाल भी शामिल थी। किसानों के लिए यहाँ पे जो है वो मेर्तु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मिस्र में अगर देखेंगे तो किसानों के लिए यहाँ पे मेर्तु शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। देखिए जो नजराना ये लोग लेते थे वो यहाँ पे अलग ले जाते थे। अब इसके बाद में लोगों के ऊपर ये लोग कर भी लगाते थे। मेर्त लोग जो थे यानी किसान लोग जो थे वो राज्य के लिए पिरामिडों का निर्माण करने के लिए सिंचाई के मकसद से नहर खोदना हो गया, जैसे जलवाहिका खोदने, और उनकी देखरेख करने के लिए जो काम होते थे वो इनसे कराए जाते थे। और ये जो श्रम था ये जबरिया श्रम, मतलब ज़बरदस्ती भी इनसे कराया जा सकता था। जो बीच का टाइम होता था जब नील नदी में जब वहाँ पे कोई पानी का स्तर जब निम्न हो जाता था, जब उस समय कुछ भी खेती वेती नहीं की जा सकती थी, तो इस समय जो यहाँ पे शासक वर्ग था इन लोगों से जबरन इनसे श्रम कराता था। जैसे पिरामिड बनाना, नहरें खुदवाना, ये सारे काम इन लोगों से कराए जाते थे। कारीगर और दस्तकार मंदिरों, महलों और धनी परिवारों के घरों से जुड़े कारखानों से जुड़े निजी व्यापारी थे। राज्य खासकर धातु, लकड़ी और भोग विलास के सामान खरीदारी के संबंध में प्रमुख व्यापारिक अभियान संगठित कराता था। यानी जो कारीगर लोग हो गए और जो लकड़ी का काम जानते हैं, धातु का, या फिर जो खाने पीने के लिए जो बर्तन बनाते हैं, कोई भी व्यापारी हो गया, तो ये शासक पर उनका एक व्यापारिक अभियान जो था वो यहाँ पे संगठित कर देते थे। सरकार हर 2 साल पर मवेशियों और कुछ हद तक ज़मीनों के आकलन के लिए जनगणना कराती थी। ये लेकिन जनगणना जो थी वो देखिए अभी के हिसाब से नहीं होती थी, अलग प्रकार की जनगणना होती थी। जनगणना का जो प्रभारी जो राज्य था उसमें एक मुख्य हैसियत रखता था। वसूल किया गया कर जो था वो देश के विभिन्न हिस्सों से स्थित केंद्रीय अन्नागार में रखा जाता था, जिसके रूप में अदायगी उन्हीं अन्नागारों से होती थी। यानी कि यहाँ पे जो जनगणना हो रही थी उसका मेन रीज़न ये था कि लोगों से वहाँ पे कर कैसे वसूलना है, कितना कर वहाँ से वसूला जाएगा, इसके भी यहाँ पे जनगणना की जा रही थी। पुरातन काल में ऊपरी और निचले मिस्र के 2 अलग अलग कोषागार थे। ऊपरी को यहाँ पे सफ़ेद घर और निचले को यहाँ पे लाल घर कहते थे। दोनों को मिलाकर केंद्रीय कोषागार गठित हुआ, जिसका नाम दोहरा सफ़ेद घर रखा गया था। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है कोषागार, तो इसका मीनिंग मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, इसका मीनिंग आपको खुद सर्च करना है और मुझे यहाँ पे आपको कमेंट में बताना है। ओके, तो आगे हम देखते हैं अन्नागार का जो प्रबंधन जो था वो कोषागार करता था। वह प्राप्ति, अदायगी, नजराना, शाही खजाना और पटसन तथा खाल की वसूली का हिसाब किताब रखता था। जैसे जैसे प्रशासन जटिल से जटिल होते गया, फ़ैरो सरकार ने देखरेख के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पे नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया।
मुख्यमंत्री की उपाधि जो थी वो आमतौर पर शाही परिवारों को ही मिलती थी। प्रांतों में शुरू में नोम में सिंचाई संबंधित कार्यों के लिए नियुक्त अजमेर धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगा। यानी कि जो मुख्यमंत्री की उपाधि थी वो आमतौर पर जो शाही परिवार के लोग सिर्फ उन्हीं को मिल रही थी, और जो नोम होते थे, जो यानी क्षेत्रीय इकाइयाँ जो थीं, उनके हाथ में जो सिंचाई से संबंधित जो छोटा मोटा काम था वो इन लोगों को दिया जाता था। सिर्फ अजमेर प्रांतीय सरकार का प्रमुख था, वह द्विवार्षिक जनगणना और न्याय कराता था। अजमेर का जो पद था वो प्रांतीय सरकार के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण हो गया था, प्रमुख था, और यह द्विवार्षिक जनगणना जो थी और न्याय का जो काम होता था वो इन्हीं के द्वारा कराया जाता था। नौकरशाही के निचले स्तर पर बड़ी संख्या में लिपिक थे जो चित्रलिपि पढ़ने और लिखने और विभिन्न प्रकार के सरकारी दस्तावेज तैयार करते थे। चित्रलिपि का ज्ञान जो था वो एक समाज के छोटे से हिस्से में था। अधिकारियों को था, पुरोहितों को था, लिपिक और कुलीन तंत्र तक ही सीमित। बहुत लोगों को चित्रलिपि का ज्ञान नहीं था। मिस्री राज्य ने केंद्रीकृत नियंत्रण के लिए एक खासी कुशल प्रणाली यहाँ पे विकसित कर ली। यानी कि चित्रलिपि का जो ज्ञान था वो सबको नहीं था। जो मिस्री राज्य था, इन्होंने अपना इसका हल निकाल लिया कि लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचानी है। जैसा आजकल होता है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट को अपनी बात पहुंचानी होती है तो क्या करते हैं, पोस्टर्स लगवा देते हैं, और जिन्हें अगर पढ़ना लिखना नहीं आता है गाँव में, उनके लिए वहाँ पे रेडियो होता है, रेडियो से वो सुन सकते हैं, इंटरनेट होता है, इतनी सारी जैसे व्यवस्थाएं थी। वैसे उस समय जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था तो उन लोगों ने कुछ अलग अपनी एक प्रणाली बनाई जिनके जरिए वो अपने लोगों को सूचनाएं देते थे। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा मिस्र में धर्म के बारे में जान लेते हैं। तो राजवंश के पहले के काल में ओसिरिस की व्यापक पूजा होती थी, जो पहले कृषि से जुड़ी थी। माना जाता था कि उसने मानव को कृषि करना सिखाया है। ओसिरिस जो था उसको वनस्पति का देवता माना जाता था, और ओसिरिस की जो पूजा थी वो कृषि से जुड़ी हुई मानी जाती थी। मिस्र के अनेक हिस्सों में सेत की उपासना बंजर रेगिस्तान के देवता के रूप में की जाती थी। यानी कि बंजर रेगिस्तान के देवता के रूप में यहाँ पे सेत की पूजा की जाती थी। और जो सेत और ओसिरिस हैं, तो जो ये सेत और ओसिरिस हैं, ये दोनों भाई भाई थे। ओसिरिस जो था वो मिस्र के डेल्टा क्षेत्र में लोकप्रिय था, और डेल्टा क्षेत्र में भी बताना चाहूँगा, बुसिरिस नाम का एक जगह है डेल्टा क्षेत्र में, वहाँ पे जो है ओसिरिस बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय था। मिस्री पौराणिकी के अनुसार ओसिरिस एक इंसाफ पसंद और अच्छा देवता था जो पूरे विश्व पर शासन करता था। ओसिरिस का भाई सेत था। सेत ने ओसिरिस की हत्या कर दी, यानी सेत ने अपने भाई की यहाँ पे हत्या कर दी। ओसिरिस की पत्नी आइसिस ने जब अपने पति की लाश देखी तो उसने अनेक प्रयास किए, कर्मकांड किए, और ओसिरिस का यहाँ पे पुनर्जन्म हो जाता है। पुनर्जन्म के बाद में ओसिरिस जो है इसको मृतकों का देवता बनाया गया, और माना जाता है कि ओसिरिस ने मृत्युलोक पर राज किया। ओसिरिस की मृत्यु के बाद आइसिस ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था होरस। होरस ने सेत को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया, और विजयी होने के बाद देवताओं की सहमति से होरस अपने पिता की गद्दी पर बैठ गया। अब होरस को शुरू में बाज की उपासना से जोड़ा जाता था। बाज जो था वो सभी फैरों का फिर प्रतीक बन गया। इस तरह फैरो को होरस के रूप में माना जाने लगा था। ओसिरिस के रूप में फैरो के पुनर्जन्म के मिथक के अनुसार राजा जो थे वो अमर बन गए। तो यहाँ पे देखिए ये हो रहा था, ओसिरिस जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ था तो जो राजा थे वो भी यहाँ पे ऐसे अनुष्ठान कराते थे, और ये लोग लोगों को दिखाते कि इनका भी पुनर्जन्म होगा। फैरो ने लोगों पर रौब जमाने के लिए विशालकाय स्मारक बनाए। स्मारक जैसे कि पिरामिड वो और मकबरे भी थे, ऐसे भी यहाँ पे स्मारक बनाए गए थे। पिरामिड जो था वो कोई ढांचा नहीं था, ये बहुत बड़े परिसरों के हिस्से थे जिसमें मंदिर भी स्थित थे। उन मंदिरों में पुरोहित जो थे वो लगातार कर्मकांड करते रहते थे। राजवंश काल में मिस्र की धार्मिक विचारधारा फैरो की उपासना के इर्द गिर्द थी। फिर भी मिस्री धर्म के अनेक लोगों ने ओसिरिस की पूजा को अपनाया, क्योंकि ये ज्यादा पुरानी देव। जब वहाँ पे लोगों ने कृषि करना शुरू किया था उस समय से ही यहाँ पे ओसिरिस की पूजा होती आ रही थी। इसीलिए राजवंश काल जब आया तो वहाँ पे क्या था कि जो धार्मिक विचारधारा जो थी वो फैरो की उपासना के इर्द गिर्द थी। लेकिन लोग जो थे यहाँ पे तब भी उस समय भी ओसिरिस को ही पूजना ज्यादा पसंद करते थे। मिस्र के शुरू के कृषक समुदाय मात्र देवियों की पूजा करते थे। जैसे जैसे ये समुदाय कुलों और कबीलों में संगठित हुए तथा गणचिन्ह अपनाए इन्होंने अपने, और ये जो गणचिन्ह थे ये कुलों के प्रतीक थे। इसके बाद में इन्होंने देवी के अलावा देवताओं की यहाँ पे पूजा का भी आरंभ कर दिया था। यानी ये लोग यहाँ पे अब देवी देवताओं सभी लोगों को यहाँ पे पूजने लगे थे। जब कुल कबीले नील घाटी में बसे थे उन्होंने खुद को कुछ खास क्षेत्रों
सूत्रों से जोड़ लिया। और ये जो कुल या कबीले होते थे ये अपने गण चिन्ह को पवित्र मानते थे और वह प्राक राजवंश काल की उन संबंधित क्षेत्रीय इकाइयों का प्रतीक बन गए। मिस्री धर्म की उत्पत्ति की प्रक्रिया सदियों तक चलती रही तथा राजवंश काल में देवियों और मातृ देवियों की पूजा में गिरावट आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब मिस्र का शुरुआत हुई इतिहास था तो उस समय सिर्फ देवियों की पूजा की जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे राजवंश काल आया और यहाँ पे देवताओं को भी जब पूजा जाने लगा तो जो मातृ देवियाँ थी उनकी पूजा में गिरावट आने लग गई। यानी कि जब सभी लोगों को पूज रहे हैं, पहले देखिए क्या था कि सिर्फ देवियों को पूजा जा रहा था, लेकिन अब उनमें से ही कुछ लोग हट करके देवताओं की भी पूजा करने लगे थे, फ़ैरों की पूजा करने लगे थे। तो इसी वजह से यहाँ पे मातृ देवियों की पूजा में यहाँ पे गिरावट आ जाती है। अब यहाँ पे एक देवता का जिक्र है जिनका नाम था पिथा। पिथा जो देवता था वो पूरे राजवंश काल के दौरान यहाँ पे लोगों द्वारा पूजे जाते थे। जब मेफिस राजधानी नहीं रहा, फिर भी मेफिस जो है ये जगह का नाम है और ये मिस्र में बहुत समय तक राजधानी रहा था। लेकिन जब मिस्र की राजधानी मेफिस से हटकर कहीं और चली जाती है तब भी लोग यहाँ पे पिता की ही पूजा करते थे। पिता के भक्तों में शिक्षित, अभिजात वर्ग और कारीगर भी शामिल थे। मिस्री धर्म में एक और विशेषता ऐसी थी जिसमें अनेक देवी देवताओं की उपस्थिति थी, जिनका एक हिस्सा जानवरों और दूसरा हिस्सा मानव का था। तो देखिए हर्साफेस ये एक देवता है जो कि हेराक्लियोपोलिस नाम की जगह पे पूजा जाता था। इनका जो है यहाँ पे मेंढा का सिर था और धड़ जो था वो मानव का था। और ऐसे ही एक देवता है सोकार, ये मेफिस के क्षेत्र में पूजे जाने वाले देवता थे और इनका जो सर था वो बाज के रूप में दिखाया जाता है। ये उदाहरण के लिए मैंने दोनों लिखे हैं यहाँ पे। पुरातन काल में बाज के रूप में होरस की पूजा जो थी वो प्रमुख हो गई थी। दूसरे राजवंश के छठे राजा पेरिवसेन के शासनकाल के साक्ष्य के अनुसार पुरातन काल के अंतिम दौर में सेत की पूजा फिर से शुरू करने की गंभीर कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे ये कोशिश जो है वो नाकामयाब रहती है। तीसरे राजवंश काल से फ़ैरों ने सौर उपासना को संरक्षण दिया। सौर उपासना ने अन्य उपासनाओं को भी अपना लिया। सौर उपासना का मतलब जो सूर्य देव की वहाँ पे उपासना की जा रही थी। रे की शाही पूजा की प्रवृत्ति ने जोरस के काल में प्रमुखता ग्रहण की। ये रे जो है ये सूर्य देवता है जिनको रे के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे एक धर्मशास्त्र विकसित हुआ जिसमें रे, ओसिरिस, होरस और फ़ैरो को देवकुल में जगह दी गई तथा उसमें ओसिरिस और होरस को सूर्य देवता रे का वंशज दिखाया गया है। चौथे राजवंश तक रे की पूजा पूरी तरह स्थापित हो गई। समय के विभिन्न बिंदुओं पर रे को अलग अलग देवी देवताओं के साथ में जोड़ा जाने लगा था। आमोन थेवोस का मुख्य देवता था। रे को अब आमोर रे के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो देखिए यहाँ पे आमोन जो था वो थेवेस का देवता था। अब यहाँ पे आगे चलकर होता ये है कि जो रे यानी सूर्य देवता जो है वो यहाँ पे आमोन देवता के साथ में प्रस्तुत किया जाता है। सूर्य देवता इस रूप में मध्य एवं नई बादशाहत के ज्यादातर काल में पूजा जाता रहा था। यानी सूर्य देवता की जो पूजा थी वो सबसे ज्यादा जो है वो मध्य बादशाहत और नई बादशाहत के ज्यादातर कालों में हुई थी। 12वें राजवंश से फ़ैरों को आमोन के वंशज के रूप में दिखाया जाने लगा। फ़ैरों को देखिए इनके वंशज के रूप में इसलिए दिखाया जाने लगा था क्योंकि जो आमोन जो देवता थे इनको यहाँ पे सूर्य देवता के साथ में भी मिला के दिखाया जाने लगा था। तो जो फ़ैरों होते थे, जो राजा होते थे, वो जो अपना कद ऊंचा दिखाने के लिए आमोन के वंशज के रूप में ये अपने आप को प्रस्तुत करने लगे थे ताकि लोग जो हैं इनकी बातों का और ज़्यादा भरोसा करें, इनकी बात पे अमल करें। आमोन की उपासना मिस्री राज्य की सर्व प्रमुख उपासना बन गई धीरे धीरे आगे चल के। अब यहाँ पे देखिए आमेनहोतेप चतुर्थ ने वहाँ पर एक अन्य देवता आतीन की पूजा शुरू की। उसके उत्तराधिकारी ने थेवेस को फिर से साम्राज्य की राजधानी बना दिया और आमोन का वर्चस्व सुनिश्चित किया। तो यहाँ पे जो आमेनहोतेप जो चतुर्थ था इसने क्या करा, यहाँ पे एक अन्य देवता आतेन जिनका नाम था उनकी यहाँ पे पूजा करनी स्टार्ट कर दी और फिर उसके उत्तराधिकारी जो थे उन्होंने, जैसे आमेनहोतेप जो था उसके उत्तराधिकारी ने थेवेस को यहाँ पे फिर से मिस्र साम्राज्य की राजधानी बना दिया और आमोन का यहाँ पे वर्चस्व है वो फिर से यहाँ पे स्थापित कर दिया। पुरानी बादशाहत काल में सिर्फ फ़ैरो पुनर्जन्म लेने का अनुष्ठान करा सकते थे। यानी कि जब वहाँ पे ओसिरिस का पुनर्जन्म का वहाँ पे अनुष्ठान किया गया था सबसे पहले, फिर फ़ैरो ने अपने पुनर्जन्म के लिए अनुष्ठान कराना स्टार्ट कर दिया और पुरानी बादशाहत काल तक ये जो अनुष्ठान था वो सिर्फ फ़ैरो ही करा सकते थे। बाद में जो ये विशेषाधिकार है वो शाही परिवारों के सदस्यों को भी मिला और धीरे धीरे चल करके वह ये विशेषाधिकार जो है वो प्रांतीय गवर्नर, नोमार्क, इन सब को भी हासिल हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं प्राचीन मिस्र के शिक्षा के बारे में कि यहाँ पे लोगों की शिक्षा कैसी थी। मिस्री सभ्यता के अवशेषों के अनुसार विज्ञान और गणित के क्षेत्र में मिस्रवासी जो थे वो बहुत ज़्यादा आगे थे।
उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं पिरामिड ही, क्योंकि पिरामिड जो थे वो इतने ज़्यादा बड़े थे और ज्यामितिक और गणित जो थी इनमें पूरी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसी के आधार पे पिरामिडों का विकास हुआ था, पिरामिड बनाए गए थे। तो देखिए यहाँ पे नील नदी में बाढ़ के आकलन और सिंचाई के लिए जमीन के सर्वेक्षण के क्रम में आरंभिक मिस्री ज्यामिति और गणित का विकास हुआ था। तो स्टार्टिंग में देखिए जो मिस्री ज्यामितिक और गणित जो विकसित हुई थी मिस्र में, उसका रीज़न सिर्फ ये था क्योंकि नील नदी में उस समय खूब ज़्यादा बाढ़ आती थी। नील नदी में जब बाढ़ आती थी तो कितने ऊंचाई तक पानी जा रहा है, कब तक वहाँ पे रह रहा है, इन सब का वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा डेटा बनाया था, जिसके आधार पे ही इनका ज्यामितिक और गणित जो है वो विकसित हुआ। मिस्र वासियों ने 1 से 9 तक अंकों के लिए चिन्ह विकसित कर लिए थे, और लेकिन ये जो शून्य था उससे ये लोग अनजान थे। तो ये लोग जो 10, 100, 1000 और 10 लाख तक की संख्याओं के लिए अलग अलग चिन्ह का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो मिस्रवासियों का हिसाब किताब था वो सब जो था वो जोड़ और घटाव पर ही आधारित था। ये गुणा करने के लिए एक जटिल पद्धति का इस्तेमाल करते थे जो जोड़ के रूप से ज़्यादातर मिलती जुलती है, और भाग के लिए भी ये सही है, मतलब भाग के लिए भी ये गुणा की तरह ही इस्तेमाल करते थे। मिस्रवासी अपने खंडों एकमात्र गणक का इस्तेमाल करते थे, वह था 1, यानी कि अगर उन्हें 3/11 लिखना होता था तो 1/11, 1/11 और 1/11 ये 3 बार में लिखते थे। और फिर उन्होंने इसको सरल करने के लिए अपने खंडों को, जैसे अगर उन्हें 2/3 लिखना है, अगर 2/3 लिखना है या 3/4 लिखना है, या इन लोगों ने इन संख्याओं के लिए एक अलग ही चिन्ह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मिस्रवासी अपने हिसाब किताब में बहुत सटीक थे। पिरामिड का आकलन बिल्कुल सटीक होना था। अगर जरा सी भी इसमें त्रुटि होती, जरा सी भी इसमें गड़बड़ी होती तो डिजाइन जो था वो कई गुना तक बढ़ सकता था। लेकिन जो यहाँ के मिस्रवासी लोग थे इन्हें वृत्त का व्यास खासा सही किया, यानी इन्होंने वृत्त के व्यास के बारे में भी यहाँ पे जानकारी निकाल ली थी और उसके क्षेत्रफल के बीच का संबंध मालूम किया, और उन्होंने पाई का मूल्य का भी आकलन जो है वो आमतौर पर कर लिया था। मिस्रवासी जो थे वो खगोल शास्त्र में ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाए। ये ज़्यादातर यानी अंतरिक्ष के बारे में ये लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने एक पंचांग बना लिया था जिसमें साल की जो लंबाई थी उसका आकलन इन्होंने एकदम ठीक तरह से कर लिया था। अब जैसे कि इनके पंचांग के अनुसार साल में 365 दिन होते थे, और जो ये पूरा साल होता था वो 30 दिनों के 12 महीनों में बटा हुआ था, यानी 30 दिनों के 12 महीनों में। तो अगर हम काउंट करते हैं तो 360 दिन हो जाते हैं 12 महीनों से। और इन्होंने क्या किया था, जो 5 दिन थे अतिरिक्त जो बचे हुए, इन्होंने इसको पवित्र दिन के रूप में दिखा दिया, और ये जो पवित्र दिन थे वो भोज के लिए अर्पित थे। अब अगर हम इनका पंचांग देखें तो हमारे पंचांग के अनुसार जब 19 जुलाई आती है तो इन लोगों का 19 जुलाई को पंचांग जो है वो स्टार्ट होता था। हर साल 1/4 दिन को छोड़ देने से अरसे में बड़ी गड़बड़ी आ जाती थी। देखिए अभी भी क्या होता है कि फरवरी में 29 दिन आते हैं हर 4 साल बाद, तो ये होता ही है, और उसे हम लोग लीप ईयर भी कहते हैं। ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा था, जब 4 साल वहाँ पे गुजर रहे थे तो इनका जो पंचांग था वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता था, क्योंकि एक दिन उस टाइम एक्स्ट्रा आ गया। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब वहाँ पे नए फेरो आए तो उन्होंने क्या किया, पंचांग को नए ढंग से शुरू किया और इस जो कमी को यहाँ पे दूर किया। जो ये मिस्रवासी थे ये शवों के संरक्षण में भी सफल थे। ममीकरण की कला जो थी वो चौथे राजवंश तक पक्की हो गई थी। शव को संरक्षित करने वाले विशेषज्ञों को मानव शरीर रचना विज्ञान के संबंध में बहुत कुछ जानने का यहाँ पे मौका मिला। यानी कि जो मिस्रवासी लोग थे ये ममीकरण की कला को पूरी तरह से अपना चुके थे, और इन लोगों को इस चीज़ का ज्ञान हो चुका था अगर मानव शव को अगर संरक्षित रखना है लंबे समय तक तो यहाँ पे किस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत होगी, किस रसायन की ज़रूरत होगी, और किस तरह से हम इसको आगे लंबे समय तक रख सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान पुरोहितों का क्षेत्र था जिन्हें संरक्षण की वास्तविकता प्रक्रिया से कुछ नहीं लेना देना था। तो यहाँ पे देखिए जो चिकित्सा विज्ञान था वो पुरोहितों के क्षेत्र के अधीन आता था। इन्होंने क्या किया, इलाज के लिए जादू टोना का इस्तेमाल जो है उसको प्राथमिकता दी, यानी साइंस को छोड़ करके जादू टोना के पीछे चले गए। इसी कारण मिस्रवासी जो चिकित्सा विज्ञान था वो यहाँ पे थोड़ा पीछे रह गया, और इन्होंने एक विज्ञान को जानने का जो मौका था वो यहाँ पे खो दिया। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मिस्र के पिरामिड के बारे में। तो फेरो के दफन के लिए विशाल स्मारकों के निर्माण की परंपरा जो थी वो तीसरे राजवंश के काल में जोरस के सीढ़ीदार पिरामिड के
निर्माण के साथ में हुई। जोरस जो था वो तीसरे राजवंश का संस्थापक था। तो देखिए हुआ ये था, जब तीसरा राजवंश आया जिसका जो संस्थापक था वो जोरस था, इसने क्या किया कि जो फ़ैरो होता था उसको दफन करने के लिए पिरामिड बनाना स्टार्ट कर दिया और पिरामिड में ही फ़ैरो को यहाँ पे फिर दफनाया जाता था। उससे पहले जो थे फ़ैरो वो भूमिगत कब्रिस्तानों में दफन किए जाते थे और ये जो भूमिगत कब्रिस्तान होते थे इनको यहाँ पे मस्तबा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जोरस था, इसने क्या किया, जमीन के ऊपर ही यहाँ पे मकबरों को बनाया और पिरामिड ने मिस्री स्थापना में क्रांति ला दी। यानी देखिए क्या हो रहा था, पहले तीसरे राजवंश से पहले तो जो फ़ैरो थे उन्हें जमीन में दफनाया जा रहा था, लेकिन जब जोरस का शासनकाल आया तब इसने फ़ैरो को जमीन के अंदर ना दफना करके मकबरे बनवाए उनके और वहाँ पे उनको दफन किया। तो जब मिस्र में पिरामिड बनाए गए तो इन्होंने मिस्री सभ्यता में पूरी क्रांति ला दी। उसका मकबरा पूरी तरह से पत्थरों से बना था, यानी जो पिरामिड होते थे ये चारों तरफ से पत्थरों से ही बने हुए थे और इसमें चारों तरफ विशाल सीढ़ियाँ बनी हुई थी जिससे इस ढांचे को पिरामिडनुमा शक्ल मिली थी। इस पिरामिड की रूपरेखा जो है इम्होतेप ने बनाई थी, जिसका नाम उस पर खुदा हुआ है। इम्होतेप जो है ये बहुत ही प्रमुख इंसान था और जब इसने यहाँ पे पिरामिड की रूपरेखा बनाई तो इसका जो है यहाँ पे दर्जा बढ़ करके उसको देवताओं के समक्ष कर दिया गया था। चौथे राजवंश के काल में पिरामिडों की यह स्थापत्य कला अपनी बुलंदी पर पहुंच गई थी। देखिए तीसरे राजवंश काल से ये स्टार्ट हुआ था पिरामिडों का सिलसिला और चौथे राजवंश तक ये अपनी बुलंदी पे पहुंच गई थी। चौथे राजवंश के पिरामिड जो थे फ़ैरो की अनूठी हैसियत उजागर करते थे जो उसे मिस्री शासक के बीच में हासिल की गई थी। गीजा समूह के दो सबसे शानदार पिरामिड चेओप्स या खुफू और उसके उत्तराधिकारी में से एक चेफरेन के हैं। यानी कि देखिए गीजा के दो सबसे ज़्यादा शानदार पिरामिड हैं, जो एक तो देखिए चियोप्स का है जो कि चौथे राजवंश का दूसरा शासक था और एक जो है पिरामिड वो चियोप्स के उत्तराधिकारी चेफरेन या खाफरे इसका है। यानी कि चेफरेन को खाफरे नाम से भी जाना जाता था, एक इसका है। तो एक पिरामिड तो हो गया चियोप्स का, दूसरा हो गया चेफरेन का। चियोप्स जो है वो चौथे राजवंश का दूसरा शासक है और जो चेफरेन है ये चियोप्स का उत्तराधिकारी है। इन पिरामिडों की विशालता इतनी थी, हर एक के निर्माण में पत्थरों में कम से कम तो 20 लाख बड़े बड़े टुकड़े जो थे वो इस्तेमाल में लाए गए थे। अब आप इससे ही समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितना ज़्यादा श्रम लगा होगा। तो पिरामिड के निर्माण के लिए कम से कम 10,000 लोगों के श्रम की ज़रूरत जो है वो यहाँ पे पड़ी होगी। मजदूरों को पिरामिड के निर्माण के लिए तब लाया गया था जब खेत जो थे वो नील नदी के पानी में पूरी तरह से डूबे होते थे और कृषि संभव नहीं थी। निर्माण कार्य कई मौसमों के बीच फैले होते थे, यानी कि जो निर्माण था वो पूरे हर समय नहीं चलता था कि पूरे साल भर चलता रहे। शासक वर्ग जो होता था वो ये देखते थे कि जैसे ही खेत जो थे वो सारे नदी में जब बाढ़ आती थी तब डूब जाते थे, तो उसी समय ये क्या करते थे, जो कृषि करने वाले लोग होते थे, किसान होते थे, उनको लेकर के आ जाते थे। और वो लोग भी इनके पास इसलिए आ जाते थे क्योंकि जो शासक वर्ग था वो इन्हें यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराया करता था। इतिहासकारों की राय है कि पिरामिड निर्माण में जबरिया श्रम नहीं लगा, बल्कि बाढ़ों के मौसम में किसानों को रोजी रोटी मुहैया कराने का एक तरीका था। इस कार्य में कठोर श्रम को देखते हुए मजदूरों को गोलबंद करने में जोर जबरदस्ती जरूर की गई होगी। तो यहाँ पे इतिहासकारों का मानना ये है कि जब बाढ़ वहाँ पे आ जाती थी, इसीलिए जो किसान लोग होते थे इन्हें रोजी रोटी मुहैया कराने के लिए ये लोग वहाँ पे पिरामिड के कार्यों में लगा देते थे। और ये जो पिरामिड का कार्य था, ये देखिए यहाँ पे आप भी सोच सकते हैं जब इतने बड़े बड़े यहाँ पे पत्थरों के टुकड़े आ रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा कठोर श्रम था। तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा बहुत देखिए जबरन श्रम तो नहीं लाया गया, लेकिन जब वहाँ पे लोग पहुँच गए थे तो उनसे वहाँ पे जोर जबरदस्ती करके ज़रूर काम कराया गया होगा। इतनी भारी संख्या में मजदूरों को पिरामिड में लगाने का मतलब था मिस्र के संसाधनों की बर्बादी। खाफरे के उत्तराधिकारी मेनकुरे द्वारा निर्मित पिरामिड स्थापत्य के हिसाब से निम्नतर और आकार ही बहुत दृष्टि से छोटा है। मेनकुरे के बाद पिरामिड निर्माण में समग्र रूप में ह्रास हुआ। तो खाफरे देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो चौथे राजवंश का दूसरा शासक था उसका ये उत्तराधिकारी था खाफरे। तो जो खाफरे का उत्तराधिकारी था मेनकुरे इसका नाम था, इसने यहाँ पे एक पिरामिड जो है वो यहाँ पे निर्मित कराया और ये बहुत ही ज्यादा छोटे आकार का था, जिसकी जो ऊंचाई थी वो 62 मीटर थी और इसका जो आधार था वो 108.4 वर्ग मीटर का था। और यहाँ पे यही जो है यहाँ पे जब यहाँ पे पिरामिड बनाया जाता है, यहीं से जो पिरामिडों का जो बनने का सिलसिला है वो थोड़ा कम होते नज़र आता है। फिजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और यहाँ पे जो
फिर पिरामिड बनाने का जो थोड़ा सा कामकाज था वो थोड़ा सा स्थगित किया जाने लगा था। बाद के काल के कुछ प्रमुख राजवंश ने विशाल मकबरे बनवाए, लेकिन उनका स्वरूप बहुत भिन्न था और जोर राजाओं की विशालकाय प्रतिमाएं बनाने पर चला गया। यानी कि जो यहाँ पे पिरामिड जो पहले बनाए जा रहे थे, पिरामिड से हट करके इन्होंने अपना खर्चा जो था वो बचाने के लिए राजाओं की विशालकाय प्रतिमाएं बनवाने लगे, और जो इनका पूरा फोकस था फिर वो भी प्रतिमाएं बनवाने पर चला गया था पिरामिड से हट करके। लेकिन जो पिरामिड थे वो ऐसी इमारत थे जिनके संबंधित फ़ैरो की लाश दफन की गई थी। यानी कि पिरामिड जो बनाए गए थे उनमें ऐसे फ़ैरो की लाशें दफन की गई थी जो उस समय से वहाँ पे संबंधित थे। दफन के साथ एक कर्मकांड जुड़ा था। कर्मकांड का मकसद जो होता था वो मृत फ़ैरो को पुनर्जन्म के लिए सक्षम बनाना था। मरणोत्तर दफन में कुछ अनुष्ठान होते थे। अनुष्ठान का सर्वाधिक भाग मृत शरीर को संरक्षित रखना था। यानी कि जब वहाँ पे फ़ैरो की मृत्यु होती थी, उन्हें पिरामिड में वहाँ पे दफनाया जाता था, तब वहाँ पे कुछ अनुष्ठान किए जाते थे, और जो अनुष्ठान था उसका सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो शरीर को लंबे समय तक संरक्षित रखना होता था। और इसी क्रम में जो शरीर के अंदरूनी जो सड़ सकते थे उनको निकाल लिया जाता था और शरीर पर कुछ जड़ी बूटियाँ तथा रसायनों का लेप लगाकर पट्टीनुमा कपड़े के टुकड़ों में लपेट दिया जाता था, जिसे ममीकरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो फ़ैरो होते थे उनका फिर ममीकरण कर दिया जाता था। ममीकृत शव को एक कक्ष में बंद कर पिरामिड मकबरों में रखा जाता था। उसके साथ मृत फ़ैरो से जुड़ी विभिन्न वस्तुएं भी वहाँ पर रखी जाती। तो ये यहाँ पे कुछ पिरामिड का इतिहास था, और इसी के साथ में हमारा जो ये पूरा चैप्टर है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पूरी अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखी है तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप बेझिझक आप मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, और मैंने सपोर्ट के लिए जो है यहाँ पे अपनी मेल आईडी भी प्रोवाइड की है आप लोगों को, तो वहाँ पे आप लोग मेल भी कर सकते हैं मुझे, और वहाँ पे आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अब यहाँ पे मैं जो यूट्यूब पे अपना कुछ ज़्यादा समय देने लगा हूँ, तो आप लोगों को जो वीडियो है वो भी जल्द से जल्द मिला करेंगे। अब तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।